आइए लुसेंट पढ़ते हैं। आज का चैप्टर हम इतिहास ही लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले भारत का इतिहास। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भारत का देश तथा यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात भारत का संतान कहा गया है। यूनानियों ने भारत को इंडिया तथा मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने हिंद अथवा हिंदुस्तान के नाम से संबोधित किया है। भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया है: प्राचीन भारत, मध्य भारत और आधुनिक भारत। तो सबसे पहले हम लोग प्राचीन भारत के बारे में देखते हैं। तो प्राचीन भारतीय इतिहास का जो स्रोत है कुछ निम्न प्रकार से है। प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः 4 स्रोतों से प्राप्त होता है। क्या क्या? धर्मग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण तथा पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। तो सबसे पहले धर्मग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली जो जानकारियां हैं उस पर चर्चा करेंगे। तो भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है, जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास को माना जाता है। वेद वसुदेव कुटुंबकम का उपदेश है। भारतीय परंपरा वेदों का नित्य तथा अपौरुषीय मानती है। वेद 4 हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन 4 वेदों को संहिता कहा गया, ठीक है। इन 4 वेदों को संहिता कहा गया। सबसे पहला वेद ऋग्वेद। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहते हैं, ठीक है। इसमें 4 मंडल, 1028 सूक्त, बालखिल्य पाठ के 11 सूक्त सहित एवं 10,462 ऋचाएं हैं। इस वेद के ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहते हैं। इस वेद से आर्य के राजनीतिक प्रणाली एवं इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के 3रे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है, ठीक है। इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है तथा इसके 7वें मंडल में 10 राग युद्ध का वर्णन है, ठीक है। इसके 8वें मंडल में हस्तलिखित रेखाओं को, जो हस्तलिखित ऋचाएं हैं उनको खिल कहते हैं, ठीक है। और चतुष्वर्णीय समाज इसके 10वें मंडल में है, जिसके अनुसार ही 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जातियों में बांटा गया है। आदि पुरुष ब्रह्मा के कहा जाता है। आदि जो ये पुरुष है, जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र है, ये ब्रह्मा के मुख, भुजा, जांग तथा चरणों से उत्पन्न हुए हैं। इसमें एक नोट है कि धर्मसूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थिति, व्यवसाय, दायित्व, कर्तव्य तथा विशेषाधिकारों में स्पष्ट विभेद करता है। कौन करता है? धर्मसूत्र। ऋग्वेद में किसी भी तरह का न्यायाधिकारी का उल्लेख नहीं है। याद रखिएगा, जब क्वेश्चन पूछ देता है ऋग्वेद में किसी भी प्रकार का न्यायाधिकारी का उल्लेख है, तो भाई उसमें किसी प्रकार के न्यायाधिकारी का उल्लेख नहीं मिलता है। वामना अवतार के 3 पागों का आख्यान जो है प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद ही है। और ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाएं हैं, ठीक है। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान आता है, ठीक है। यजुर्वेद, ऋग्वेद पढ़ लिया, अब यजुर्वेद। यजुर्वेद सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। इसके पाठकर्ता को अथर्वयु भी कहते हैं। यजुर्वेद में यज्ञों के नियम एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। यह एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में है। मतलब जब मंत्र बोला जाता है तो ओम नमः विष्णु नारायण, तो ये जो बोलना और साथ में जो ये गाना मतलब मंत्र भी बोला जा रहा है, उसके साथ गा के दिया जा रहा है, तो ये दोनों हमको यजुर्वेद से मिला है। अब आते हैं सिर्फ गाना, सा रे गा मा पा धा नि सा, ये आता है सामवेद से। तो सामवेद का शाब्दिक अर्थ होता है गान, ठीक। इस वेद में मुख्यतः यज्ञ के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाएं यानी मंत्र का संकलन है, ठीक है। इसके पाठकर्ता को उदात्री या उद्गाता कहते हैं, ठीक है। सामवेद हो गया। हाँ, सामवेद में जो है ना, भारतीय संगीत का जनक सामवेद ही है। यजुर्वेद तथा सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं है, ठीक है। पूछ दे कि क्या सामवेद या यजुर्वेद में कोई ऐतिहासिक घटना का वर्णन दिया है, तो नहीं दिया है, ठीक है। अब आते हैं लास्ट अथर्ववेद। अथर्ववेद अथर्व ऋषि द्वारा रचित इस वेद में कुल
731 मंत्र तथा लगभग 6000 पद है। कहा जाता है कि इसका कुछ मंत्र ऋग्वेदिक मंत्रों से भी प्राचीन है। अथर्ववेद कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। ऐतिहासिक दृष्टि से अथर्ववेद का महत्व इस बात में है कि इसमें सामान्य पुरुषों के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है। इसमें मानव जीवन के सभी पक्षों जैसे कि गृह निर्माण, कृषि का उत्पन्न या उत्पत्ति, व्यापारिक मार्गों का गहन यानी खोज, रोग निवारण, समन्वय, विवाह तथा प्रणय गीत, राजभक्ति, राजा का चुनाव, बहुत से वनस्पति एवं औषधि, शाप, जो श्राप देता है शाप, वशीकरण, प्रायश्चित, मातृभूमि, महात्यय आदि का विवरण दिया गया है। किसमें? अथर्ववेद में। कुछ मंत्रों में जादू टोने का भी वर्णन है। अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है। तो अथर्ववेद में जो परीक्षित है वही परीक्षित महाभारत की युद्ध के बाद जो सिंहासन पर बैठा था राजा परीक्षित, उन्हें कुरुओं का राजा कहा गया तथा कुरु देश की समृद्धि का अच्छा चित्रण भी मिलता है अथर्ववेद में। इसमें सवार समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है और सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। वेदों को भलीभांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना हुई। वेदों को समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना हुई, जो है शिक्षा, ज्योतिषी, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और छंद। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों से मिलता है। और पुराण की संख्या कितनी है? 18। किसने रचा है? तो लोमहर तथा उसका पुत्र उग्रसभा ने रचा है। इन 18 पुराणों में 5 ऐसे पुराण हैं जिनमें राजाओं की वंशावली पाई जाती है, जो है मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण और भागवत। ये 5 पुराण हैं जिसमें राजाओं की वंशावली पाई जाती है। पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन और प्रामाणिक है। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वे भी पुराण सुन सकते थे। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे। स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति मैत्रायणी संहिता से प्राप्त होती है, जिसमें जुआ और शराब की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष का अर्धांगिनी कहा गया। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक मनुस्मृति मानी जाती है। यह शुंग काल का मानक ग्रंथ है। नारद स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करता है। जातक में बुद्ध की पुनर्जन्म की कहानी वर्णित है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथावस्तु है, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेकों कथानकों के साथ वर्णित है। जैन साहित्य को आगम कहा गया। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में महावीर के जीवन कृत्य तथा अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का विवरण भी मिलता है। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य हैं, जिनको कौटिल्य और विष्णुगुप्त भी कहा गया है। मतलब नाम है उनका, और इसका क्या कहते हैं, चाणक्य का और 2 नाम भी है। क्या नाम है? कौटिल्य तथा विष्णुगुप्त भी है। यह 15 अधिकरण एवं 180 प्रकरणों में विभाजित है। इसमें मौर्यकालीन इतिहास का जानकारी भी प्राप्त होता है। किसमें? चाणक्य का अर्थशास्त्र में। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कलहन के द्वारा किया गया। कलहन द्वारा रचित पुस्तक राजतरंगिनी है, जिसका संबंध कश्मीर के इतिहास से है। ठीक है, जिसका संबंध कश्मीर के इतिहास से। अरबों के सिंध विजय का वृत्तांत चचनामा लेखक अली अहमद में सुरक्षित है। अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि है। इससे मौर्य के पहले का इतिहास तथा मौर्य युगीन राजनीतिक व्यवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। किससे? पाणिनि का अष्टाध्यायी से। अच्छा, अब आता है कात्यायन की गार्गी संहिता। एक ज्योतिष ग्रंथ है, फिर भी इसमें भारत पर होने वाले यमन आक्रमण का वर्णन मिलता है। पतंजलि, जो कि पतंजलि है, पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। इनके महाकाव्य से शुंगों के इतिहास का पता चलता है। ठीक है, अब आते हैं विदेशियों का जो विवरण बोला गया था, तो विदेशी यात्रियों से मिलने वाला प्रमुख जानकारी में तो सबसे पहले यूनानी रोमन लेखक में देखते हैं। पहला आया था टेसियस। पहले है टेसियस, ये ईरान का राजवैद्य था। भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण यह अविश्वसनीय हो गया। हेरोडोटस, इसे इतिहास का पिता कहा गया।
इसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत फारस यानी ईरान के संबंध का वर्णन किया है, परंतु इसका विवरण भी अनुश्रुतियों अथवा अफवाहों पर आधारित था। सिकंदर के साथ आने वाला लेखक था निरियाकस, अनिस्क्रिटस तथा अस्ट्रोबुलस के विवरण अधिक प्रामाणिक एवं विश्वसनीय थे। मेगास्थनीज यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन राजनीति एवं समाज संस्कृति के बारे में उल्लेख किया है। डायमेकस यह सीरिया नरेस एंटियोकस का राजदूत था जो बिंदुसार के दरबार में आया था। इसका विवरण भी मौर्य युग से संबंधित है। डायोनिसियस यह मिस्र नरेश टॉलमी फिलाडेल्फिया का राजदूत था जो अशोक के दरबार में आया था। अब आते हैं टॉलमी इसने 2वीं शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखा था। क्लोडियस टॉलमी नाम है पूरा इनका, यहाँ टॉलमी दिया है। प्लिनी इसने प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखा। इसमें भारतीय पशुओं, पेड़ पौधों, खनिज पदार्थ आदि के बारे में विवरण मिलता है। प्लिनी का जो बुक है नेचुरल हिस्ट्री उस पर। अब आता है पेरिपल्स ऑफ द एरिथ्रियन सी। इस पुस्तक के लेखक के बारे में कोई जानकारी नहीं है। ये जो है करीब 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया, कोई यात्री छोड़ गया था। इसने उस समय के भारत के बंदरगाह तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी मिलता है ये पेरिपल्स ऑफ एरिथ्रियन सी में। अब आते हैं चीनी लेखक में फाइयान प्रमुख है। यह चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। कौन? फाइयान। इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया। इसने मध्य प्रदेश की समाज को सुखी एवं समृद्ध बताया। यह 14 वर्षों तक भारत में रहा। कितना वर्ष तक? 14 वर्ष तक भारत में रहा। कौन? फाइयान। अब आता है संयुगन जो है 518 ईस्वी में भारत आया। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियों को एकत्रित किया। ठीक है। अब आते हैं ह्वेनसांग। यह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आते हैं। ह्वेनसांग 629 ईस्वी में चीन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान करते हैं और लगभग 1 वर्ष के यात्रा के पश्चात सर्वप्रथम भारतीय राज्य कपिशा पहुंचते हैं। भारत में 15 वर्ष तक ठहरकर 645 ईस्वी को चीन रिटर्न जाते हैं। वह बिहार में नालंदा जिला स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा भारत से बौद्ध ग्रंथों को एकत्रित कर ले जाने के लिए आए थे। इनका भ्रमण वृत्तांत सियुकी के नाम से जाना जाता है, जिसमें 138 देशों की विवरण मिलता है। इसमें हर्षकालीन समाज, धर्म तथा राजनीति के बारे में वर्णन मिलता है। इसके अनुसार सिंध का राजा शूद्र था। ह्वेनसांग ने बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ सूर्य और शिव की प्रतिमाओं को भी पूजन किया था। ये पूछ देता है कि ह्वेनसांग किस का पूजा किया था। ये जो ह्वेनसांग जी गए, तो ह्वेनसांग ने बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ सूर्य और शिव की प्रतिमा का भी पूजन किया था। ह्वेनसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य शीलभद्र थे। यह विश्वविद्यालय बौद्ध दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। अब आते हैं इत्सिंग में। ये चीनी यात्री इत्सिंग, यह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का वर्णन किया। अब आते हैं अरबी लेखक में आता है अलवरूनी। यह महमूद गजनी के साथ भारत आया था। अरबी में लिखी गई इसकी कृति जो है किताबुल हिंद, तहकीक हिंद यानी भारत की खोज, आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। यह एक विस्तृत ग्रंथ है जो धर्म और दर्शन, त्योहारों, खगोल विज्ञान, कीमिया, रीति रिवाजों तथा प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भार तौल, माप, विधि, मूर्तिकला, कानून, मापतंत्र, विज्ञान आदि विषयों के आधार पर 80 अध्ययनों में विभक्त है। इसमें राजपूत कालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीति आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया है। आते हैं इब्न बतूता में। इब्न बतूता इसके द्वारा अरबी भाषा के लिए लिखा गया यात्रा वृत्तांत है।
रिहला, इब्न बतूता का रिहला है। 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर तथा सबसे रोचक जानकारी देता है ये इब्न बतूता का रिहला। 1333 ईस्वी में दिल्ली पहुंचने पर इसकी विद्वता को देखते हुए सुल्तान MBT यानी मोहम्मद बिन तुगलक ने इन्हें दिल्ली का काजी यानी न्यायाधीश नियुक्त किया था। आते हैं अन्य लेखक पे, एक आता है तारानाथ। यह एक तिब्बत लेखक थे। इसने कैंगुर तैंगुर नामक 2 कृतियां यानी 2 ग्रंथ लिखा था। इसमें भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है इनके कैंगुर तैंगुर में। मार्को पोलो यह 13वीं शताब्दी के अंत में पांडे देश की यात्रा पर आया था। इसका विवरण पांडे इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। पुरातात्विक संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जो कुछ जानकारियां हैं अब उस पर चर्चा करेंगे। 1400 ईस्वी पूर्व अभिलेख बोगाचकोई एशिया माइनर से वैदिक देवता मित्र वरुण इंद्र और नाशत्य अश्वनी कुमार के नाम मिलता है। 4 देवता किससे मिलता है? बोगाचकोई से। क्या क्या नाम है? मित्र वरुण इंद्र और नाशत्य। नाशत्य को जो है ना अश्वनी कुमार के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक किताब में नाशत्य यानी अश्वनी कुमार सूर्य के पुत्र को बोला जाता है। भारत के मध्य भाग में भागवत धर्म को विकसित होने का जो प्रमाण है ये यवन राजदूत हेलियोडोरस के वेशनगर विदिशा यानी गरुड़ स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथीगुम्फा अभिलेख में है। सर्वप्रथम दुर्भिक्ष की जानकारी देने वाला अभिलेख सौगौरा अभिलेख है। इस अभिलेख में संकट काल में उपयोग हेतु खाद्यान्न सुरक्षित रखने का जो है जानकारी मिलता है। सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हुन आक्रमण की जानकारी भित्री स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। सती प्रथा का प्रथम लिखित साक्ष्य एरन अभिलेख शासक भानुगुप्त से प्राप्त होता है। सातवाहन राजाओं का पूरा इतिहास इनके अभिलेखों के आधार पर है। रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होता है। कश्मीरी नवपाषाणिक पुरास्थल बुर्ज होम, ठीक है, जो गर्तावास है, ये गड्ढा घर का साक्ष्य मिलता है। इसमें उतरने के लिए सीढ़ियों का उपयोग किया जाता है। प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता है। इसी को साहित्य में काशार्पण कहा गया है। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया है। समुद्रगुप्त की बीना बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के से उनके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। अरिकमेडू यानी पुडुचेरी के निकट से रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। ठीक है, सबसे पहले भारत के संबंध बर्मा यानी स्वर्णभूमि जो म्यांमार के नाम से जाना जाता है, मलाया यानी स्वर्णभूमि, मलाया स्वर्णभूमि, कंबोडिया कंबोज के नाम से जाना जाता था, जावा यव द्वीप के नाम से जाना जाता था। ठीक है, अभी तो जावा बोलते हैं हम लोग। महत्वपूर्ण अभिलेख हाथीगुम्फा अभिलेख जो तिथि रहित अभिलेख है, कलिंग राज खारवेल के शासनकाल में हुआ था। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन, नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री, प्रयाग स्तंभ लेख समुद्रगुप्त, एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय, मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन, ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज, भित्री एवं जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त, देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजय सेन। और अभिलेखों का अध्ययन इपिग्राफी कहलाता है। उत्तर भारत के मंदिरों की कला की शैली नागर शैली है तथा दक्षिण भारत के मंदिरों की शैली द्रविड़ शैली है। और दोनों के बीच में यानी दक्षिणापथ जहाँ पे दोनों के बीच में है उसको बेशर शैली बोला जाता है। तो ध्यान रहे, उत्तर में नागर शैली, दक्षिण में द्रविड़ शैली, बीच में बेशर शैली। पंचायतन शब्द जो है ये मंदिर रचना शैली से संबंधित है। एक हिंदू मंदिर तब पंचायतन शैली कहलाता है जब मुख्य मंदिर 4 सहायक मंदिरों से घिरा हुआ हो। पंचायतन मंदिर का उदाहरण आप देख लीजिए, जैसे कंदरिया महादेव मंदिर जो खजुराहो में है, ब्रह्मेश्वर मंदिर भुवनेश्वर में है, लक्ष्मण मंदिर खजुराहो में है और लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में है, दशावतार मंदिर देवगढ़ उत्तर प्रदेश में है और गोंडेश्वर मंदिर ये महाराष्ट्र में है। पंचायतन का क्या मतलब है? एक मुख्य मंदिर, उसके चार तरफ 4 मंदिर छोटे छोटे, ये हो गया पंचायतन मंदिर हो गया। ठीक है, अब कल जो है हम लोग प्रागैतिक इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है।